जय हिंद दोस्तों। गणित शिक्षा शास्त्र मैथ्स पेडागोजी के अंतर्गत इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आगमन विधि एवं निगमन विधि में अंतर की। तो इससे पहले हम आगमन विधि एवं निगमन विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उन वीडियो को आप जरूर देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगमन विधि और निगमन विधि। अंतर की बात करें तो पहला अंतर है, इस विधि में विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे कि हम बतला चुके हैं। और निगमन विधि में क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है। सामान्य सिद्धांत से हम उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं सामने आते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से छात्र क्या करते हैं, एक नियम या सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। यह जो होती है निगमन विधि जो होती है, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न हमने चर्चा की थी कि विशिष्ट उदाहरण से सामान्य सिद्धांत की ओर अग्रसर होना किस विधि के अंतर्गत होता है, तो वह आगमन विधि है। और निगमन विधि में सामान्य सिद्धांत से उदाहरण की ओर। दूसरा, इन प्रत्येक अंतर से एक प्रश्न बन सकता है। हर अंतर से हर प्रश्न यहाँ पर तैयार होता है। जैसे कि दूसरा है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक है, आगमन या निगमन? आगमन विधि। कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है, आगमन या निगमन? तो निगमन विधि। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसमें शिक्षण की गति मंद होते हुए ज्ञान स्थायी होता है। तो किस विधि में ज्ञान स्थायी होता है? आगमन विधि। तो इसमें शिक्षण की गति क्या होती है, तीव्र होती है निगमन विधि में, लेकिन जो ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि किस विधि में ज्ञान स्थायी होता है, आगमन विधि, किस में अस्थायी होता है, निगमन विधि। चौथा पॉइंट है, इसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है। किस विधि में नियमों का निर्धारण किया जाता है, आगमन विधि। और निगमन विधि में क्या होता है, इसमें नियमों को पहले से बताकर सत्यापन किया जाता है केवल। तो सत्यापन किस विधि में किया जाता है, नियमों का, निगमन विधि में। और नियमों का निर्धारण किस में किया जाता है, आगमन विधि में। पांचवा पॉइंट है, इसमें छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति, देखिएगा जैसे मनोवैज्ञानिक विधि है, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति भी आगमन विधि में उत्पन्न होती है। इसी तरीके से निगमन विधि में छात्रों में अनुसंधान करने की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती। इसमें छात्र निकाले गए नियमों पर निर्भर रहता है। पहले से ही नियम उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उन पर वह प्रश्नों को, उदाहरणों को हल करता है। ठीक है, बात करते हैं छठवें की। तो यह विधि छोटी कक्षा के बालकों को रोचक होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर के बालक हैं, छोटी कक्षाओं के बालक हैं, उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, आगमन विधि। लेकिन जो निगमन विधि है, यह विधि जो होती है उच्च कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी होती है। तो कौन सी विधि उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है, निगमन विधि। कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, आगमन विधि। सातवां पॉइंट है, यह विधि छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करती है। हम पढ़ चुके हैं पिछले में। और इसमें क्या होता है, इस विधि में छात्र पराश्रिता की भावना से ग्रसित रहता है। पराश्रिता अर्थात शिक्षक पर वह आश्रित रहता है। जब शिक्षक उसको नियम या सिद्धांत बतला देगा, उसके पश्चात ही छात्र क्या करते हैं, उन प्रश्नों को, उन उदाहरणों के माध्यम से नियम की सत्यता की पुष्टि करता है। आठवां पॉइंट है, इसमें बालक क्रियाशील रहता है। तो किस विधि में बालक क्रियाशील रहता है, आगमन विधि। किस विधि में बालक क्रियाशील नहीं रहता, निगमन विधि। किस विधि में शिक्षक क्रियाशील रहता है, देखिएगा शिक्षक क्रियाशील रहता है निगमन विधि में, बालक क्रियाशील रहता है आगमन विधि में। नौवां पॉइंट है, इस विधि का आधार निरीक्षण, स्वानुभव तथा निर्णय, अर्थात स्वयं ही वह निरीक्षण करता है, स्वयं अनुभव करता है और निर्णय पर पहुंच जाता है, निर्णय भी लेता है। और इसमें छात्रों को दूसरों के ज्ञान पर आश्रित रहना पड़ता है। यह दूसरों के ज्ञान से अर्थात शिक्षक से है। तो शिक्षक जब नियम सूत्रों को बतलाएगा तब ही वह आगे प्रोसेस, आगे हल कर सकता है उदाहरणों को। 10वां पॉइंट है, यह विधि छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक विचार तथा निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि यह एक अनुसंधानात्मक विधि होती है। इसमें छात्र स्वयं सिद्धांत की ओर जाते हैं, इसलिए छात्र क्या होते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं
और अपने विचार तथा निर्माण करने की, अपने विचारों का निर्माण करने की उनमें क्षमता का विकास होती है, उन्हें अवसर मिलता है। जबकि निगमन विधि में छात्र तर्क व निर्माण स्वयं नहीं कर पाता, ना तो वह तर्कपूर्ण होती है विधि, क्योंकि उसमें तो पहले से ही सूत्रों को बता दिया जाता है, ना ही वह सूत्रों का निर्माण करती है। 11वां यहाँ अंतर है, इस विधि का प्रयोग करने से पहले शिक्षक को तैयारी करनी पड़ती है। शिक्षक को तैयारी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि शिक्षक क्या करता है, छात्रों के समक्ष विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। तो उन विभिन्न उदाहरणों को, एक जैसे उदाहरणों को शिक्षक को क्या करना पड़ता है, छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको तैयारी करनी पड़ती है कि हम एक ही नियम, जिन उदाहरणों से एक ही नियम की पुष्टि हो, उन नियमों के उदाहरण क्या करने पड़ते हैं, शिक्षक को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ते हैं। और इसमें तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी सूत्र या सिद्धांत है वह उनको बतलाना होता है। 12वां पॉइंट है, इस विधि में हम कार्य से कारण की दिशा में चलते हैं। कार्य से कारण की ओर, कि हमने कार्य किया और उसका क्या कारण है, तो वहां पे। और इस विधि में कारण से कार्य की ओर चलते हैं, तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किस विधि में कार्य से कारण की ओर चलते हैं। तो कार्य से कारण की ओर आगमन विधि, और कारण से कार्य की ओर चलते हैं तो वह है निगमन विधि। 13वां पॉइंट है यहाँ पर, आगमन विधि एक आरोही प्रक्रिया है, असेंडिंग प्रोसेस है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आगमन विधि कैसी एक प्रक्रिया है, आरोही अवरोही दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ से याद रखना, यह एक आरोही प्रक्रिया है, असेंडिंग प्रोसेस है। और निगमन विधि एक अवरोही प्रक्रिया है। कैसी है? एक अवरोही प्रक्रिया है, डिसेंडिंग प्रोसेस है। और 14वां पॉइंट है, आगमन विधि अध्यापन की उत्तम विधि है। किसकी विधि है? अध्यापन की। कैसी है? उत्तम विधि है। मतलब स्वयं को यदि हल करना है, स्वयं को कुछ सीखना है, तो उसके लिए आगमन विधि कैसी है? एक उत्तम विधि है। निगमन विधि अध्ययन की उत्तम विधि है। देखिएगा यहाँ पर दोनों अलग अलग बातें हैं। अध्यापन स्वयं करते हैं, अध्ययन हम दूसरों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन हम करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आगमन विधि अध्यापन की एक उत्तम विधि है और निगमन विधि अध्ययन करने की एक उत्तम विधि है। तो यहाँ से प्रश्न जो हैं 14वां पॉइंट से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 13वां पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें 12वां पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, 11वां पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अर्थात जितने भी हमने ये 14 अंतर पड़े हुए हैं आगमन और निगमन विधि से, हर अंतर से हमें एक प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार हमने आगमन विधि के इन प्रश्नों को हल किया। आगमन एवं निगमन विधि के अंतर भी हमने देख लिए। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आगमन और निगमन विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।